हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आज हम मोहरा बीबी बनाम धर्मोदास घोष के केस के ऊपर चर्चा करेंगे। यह केस बहुत ही महत्वपूर्ण है और लीडिंग केस भी है। लीडिंग केस का मतलब यह होता है कि ऐसा केस जिसमें किसी विधि के संबंध में कोई निश्चित सिद्धांत प्रतिपादित किया जाता है। चूँकि इस केस के आने से पहले अवयस्क के करार की प्रकृति के संबंध में कोई भी निश्चित विधि नहीं थी, इसलिए इस विधि को लीडिंग केस माना गया, क्योंकि इसके द्वारा अवयस्क के द्वारा किए गए करारों को पूर्णतया शून्य घोषित कर दिया। चलिए हम इसके कुछ तथ्यों के ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं, जो कि इस प्रकार है। इस वाद में वादी प्रत्यर्थी धर्मोदास घोष हावड़ा स्थित विवादित स्थावर संपत्ति का स्वामी था। धर्मोदास घोष अवयस्क था, अतः अपनी माँ जोगेंद्र नंदिनी दासी के संरक्षण में रहता था। धर्मोदास घोष ने अपनी स्थावर संपत्ति ब्रह्मोदत्त नामक व्यक्ति के पास बंधक रखकर 20,000 रुपये का 12% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज पर ऋण लिया तथा 20 जुलाई 1895 को एक बंधक विलेख ब्रह्मोदत्त के पक्ष में निष्पादित किया गया। इस समस्त कार्रवाई के मध्य ब्रह्मोदत्त के कलकत्ता से अनुपस्थित रहने के कारण यह संपूर्ण संव्यवहार उसके अटॉर्नी केदारनाथ के द्वारा किया गया। इस संव्यवहार के अनुसरण में अपीलार्थी के प्रबंधक द्वारा वादी प्रत्यर्थी को 10,500 रुपये का अग्रिम संदाय तत्काल कर दिया गया, अर्थात धर्मोदास घोष को 10,500 रुपये अग्रिम रूप से दे दिए गए। यहाँ इस तथ्य का उल्लेख करना भी आवश्यक है कि जब धर्मोदास घोष एवं ब्रह्मोदत्त के अटॉर्नी केदारनाथ के मध्य बंधक के विषय में बातचीत हो रही थी, तभी धर्मोदास की मां ने 15 जुलाई 1895 को एक अन्य अटॉर्नी भूपेंद्र नाथ द्वारा केदारनाथ को एक नोटिस द्वारा यह सूचित करवाया कि धर्मोदास अवयस्क है, अतः उसके साथ किए गए संव्यवहारों के विधिक परिणामों के लिए वह स्वयं उत्तरदायी होंगे। इस सूचना के बाद भी बंधक विलेख का निष्पादन किया गया तथा केदारनाथ ने बचाव के लिए धर्मोदास से एक घोषणा पत्र भी प्राप्त कर लिया, जिसमें उल्लेखित था कि वह वयस्क है। इस संव्यवहार के पूर्ण होने के पश्चात धर्मोदास घोष ने अपनी संरक्षिका मां के माध्यम से विचारण न्यायालय में 10 सितंबर 1895 को वाद संस्थगित किया, जिसमें न्यायालय से प्रार्थना की गई कि उक्त बंधक विलेख को निरस्त किया जाए, क्योंकि विलेख के निष्पादन के दिन वह अवयस्क था, अतः करार शून्य था। ब्रह्मोदत्त ने विचारण न्यायालय में प्रतिवाद करते हुए कथित किया कि उसे इस बात का ज्ञान नहीं था कि वादी विलेख निष्पादन के दिन अवयस्क था। यदि वह अवयस्क था तो उसके द्वारा अपनी वयस्कता का दिया गया घोषणा पत्र कपटपूर्ण है, अतः वह ली गई ऋण राशि को चुकाए बिना वह न्यायालय में किसी भी प्रकार के अनुतोष का अधिकारी नहीं है। विचारण न्यायालय ने दोनों पक्षों के तर्क को सुनने के पश्चात वाद के तथ्यों एवं विधि को ध्यान में रखते हुए वादी धर्मोदास घोष के पक्ष में निर्णय दिया। इस निर्णय के विरुद्ध कलकत्ता उच्च न्यायालय में अपील की गई, जो कि खारिज कर दी गई। कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध प्रीवी काउंसिल में प्रतिवादी ब्रह्मोदत्त ने द्वितीय अपील की। इसी मध्य ब्रह्मोदत्त की मृत्यु हो जाने के कारण उसकी विधवा मोहरा बीबी अपीलार्थी बनी, इसलिए हम इस केस में मोहरा बीबी बनाम धर्मोदास
घोष के नाम से इस केस को पढ़ते हैं। मोहरा बीवी बनाम धर्मोदास घोष के वाद में प्रीवी काउंसिल के समक्ष की गई अपील संविदा अधिनियम की धारा 10, 11, 64, 65, साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 तथा तत्कालीन विनिर्दिष्ट अधिनियम की धारा 38 एवं 41 से संबंधित थी। इस वाद में अपीलार्थी प्रतिवादी की ओर से कुछ प्रश्न उठाए गए एवं उन पर न्यायालय के द्वारा निर्णय निम्नलिखित दिया गया। ये प्रश्न इस प्रकार से थे। पहला प्रश्न, क्या भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत अवयस्क व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम नहीं है? क्या वह अधिनियम के अधीन संविदा नहीं कर सकता? इस बिंदु पर विचार करने के पश्चात प्रीवी काउंसिल के विद्वान न्यायाधीश सर फोर्डनाथ ने निर्णय देते हुए कहा कि अधिनियम की धारा 11 के अनुसार संविदा का पक्षकार सक्षम होने चाहिए। अवयस्क व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम नहीं है। वह अधिनियम के अंतर्गत किसी संविदा का निष्पादन नहीं कर सकते हैं। संविदा अधिनियम की धारा 10, 11, 183, 184 के मिश्रित प्रभाव एवं विशेष रूप से धारा 10 एवं 11 के प्रभाव से अवयस्क के करार शून्य करणीय नहीं हैं, अपितु शून्य हैं तथा न केवल शून्य अपितु पूर्णतः शून्य हैं, एब इनिशियो वॉइड हैं। धारा 11 का निर्वचन शाब्दिक रूप से किया जाना चाहिए, अर्थात केवल वही व्यक्ति जो वयस्क हैं संविदा करने के लिए सक्षम हैं। दूसरा प्रश्न इस केस में यह उठा कि क्या भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 के अंतर्गत वर्णित विबंधन का सिद्धांत उन मामलों में भी लागू होगा जहां उस व्यक्ति को जो तथ्यों की सत्यता जानते हुए भी किसी कथन पर विश्वास कर लेता है। जैसा कि आपको पता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 एस्टोपल के नियम के ऊपर आधारित है, अर्थात रूल ऑफ एस्टोपल विबंधन का सिद्धांत। इस बिंदु पर निर्णय देते हुए न्यायालय ने कथन किया कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 में उल्लेखित विबंध का सिद्धांत उन मामलों में लागू नहीं होता जहां एक व्यक्ति को मिथ्या कथन किया गया तथा जिसे मिथ्या कथन किया गया है वह यह जानता है कि कथन मिथ्या है तथा न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि इस प्रकार का कथन कपट नहीं है जिसके आधार पर अवयस्क को अवयस्कता का बचाव नहीं लेने दिया जाए, अतः जहाँ कथन की असत्यता दोनों ही पक्ष को ज्ञात हो वहाँ विबंध का सिद्धांत लागू नहीं किया जा सकता। तीसरा प्रश्न था कि क्या संविदा अधिनियम की धारा 64 एवं 65, 64 और 65 क्या इस वाद में लागू होती है तथा अपीलार्थी द्वारा दिए गई अग्रिम राशि जो कि 10,500 रुपये थी क्या प्रत्यर्थी को वापस दिलवाई जा सकती है। इस प्रश्न का निस्तारण करते हुए न्यायालय का कथन था कि संविदा अधिनियम की धारा 64 जो कि इस प्रकार है, धारा 64 के अंतर्गत बताया गया है कि जब कोई संविदा शून्य करणीय है और एक पक्ष उसे विखंडित करना चाहता है तो यदि उसने दूसरे पक्ष से संविदा के अंतर्गत कोई लाभ प्राप्त किया है तो उसे यथाशक्ति उस लाभ को वापस करना होगा। प्रीवी काउंसिल ने निर्णय दिया कि अवयस्क की संविदा पूर्णतः शून्य होती हैं न कि शून्य करणीय, अतः धारा 64
इस पर लागू नहीं होगी। इसी प्रकार धारा 65 यह कहती है कि जब किसी करार के शून्य होने का पता चले या कोई संविदा शून्य हो जावे, तब वह व्यक्ति जिसने ऐसे करार या संविदा के अधीन कोई लाभ प्राप्त किया हो, वह लाभ उस व्यक्ति को जिससे उसने उसे प्राप्त किया था प्रत्यावर्तित करने या उसके लिए प्रतिकर देने को आबद्ध होगा। अर्थात जब कोई करार बाद में किसी परिस्थिति के कारण शून्य हो जाते हैं और उसमें किसी व्यक्ति ने या किसी पक्षकार ने कोई लाभ प्राप्त किया है, तो ऐसा लाभ उसे वापस दिलवाया जाएगा। इस धारा के विषय में प्रीवी काउंसिल ने निर्णय दिया कि अवयस्क के करार तो प्रारंभते शून्य होते हैं, जबकि यह धारा केवल उन मामलों में लागू होती है जबकि किसी करार के शून्य होने का बाद में पता चले या कोई संविदा बाद में शून्य हो जावे। दोनों ही स्थिति में करार के गठन के पश्चात शून्यता का ज्ञान होता है। अतः इस धारा के अंतर्गत भी अपीलार्थी को अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता। चौथा प्रश्न, अपीलार्थी ने विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 38 एवं 41 के अंतर्गत न्यायालय के विवेकाधिकार के अंतर्गत दिए गए धन के प्रत्यावर्तन या धन की वापसी के उपचार की प्रार्थना की, जो कि वर्तमान के विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 31 एवं धारा 33 में वर्णित है। धारा 31 के अनुसार जब कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध कोई लिखित शून्य एवं शून्य करणीय हो तथा उसे यह युक्तियुक्त आशंका हो कि ऐसी लिखत यदि विद्वान रहने दी तो उसे गंभीर क्षति कर सकती है, उसको शून्य एवं शून्य करणीय न्याय निर्णीत कराने के लिए वाद चला सकेगा तथा न्यायालय स्वयं विवेक से उसे ऐसा न्याय निर्णीत कर सकेगा और उस न्यायालय को परिदत्त एवं रद्द किए जाने के लिए आदेश दे सकेगा। इसी प्रकार धारा 33 कहती है कि किसी लिखित का रद्दकरण न्याय निर्णीत किए जाने पर न्यायालय उस पक्षकार से जिसे ऐसा अनुतोष प्रदान किया गया है अपेक्षा करेगा कि वह दूसरे पक्षकार को ऐसा कोई लाभ जो उसने उस पक्षकार से प्राप्त किया हो जहाँ तक हो सके उसे वापस करेगा और ऐसा प्रतिकर दे जो न्याय द्वारा अपेक्षित हो। उपरोक्त दोनों धाराओं के इस वाद में लागू किए जाने के संबंध में न्यायालय ने निर्णय दिया कि पुराने विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 38 के अंतर्गत वादी प्रत्यर्थी को उपचार दिया जाना उचित है क्योंकि वह इसके लिए हकदार है। अतः बंधक विलेख को रद्द करने का उपचार अवयस्क को दिया जाना उचित है, परंतु अपीलार्थी की प्रार्थना यह थी कि अवयस्क को उपचार इस शर्त पर दिया जाना चाहिए कि वह बंधक राशि में से ली गई 10,500 रुपये की अग्रिम राशि को अपीलार्थी को प्रत्यावर्तित करे या वापस करे। प्रत्यावर्तन के आदेश देने का विवेकाधिकार न्यायालय को धारा 41 और वर्तमान अधिनियम की धारा 33 के अंतर्गत प्राप्त है, परंतु माननीय न्यायाधिपति ने स्पष्ट किया कि
चूँकि परीक्षण न्यायालय तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय वाद के तथ्यों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि न्याय यह अपेक्षा नहीं करता कि अपीलार्थी के हक में विवेकाधिकार का प्रयोग करके अग्रिम राशि के प्रत्यावर्तन के आदेश दिए जाएं, क्योंकि अपीलार्थी प्रतिवादी ने यह अग्रिम राशि इस तथ्य के ज्ञात होने पर भी दी कि वादी प्रत्यर्थी अवयस्क है। अतः यह न्यायालय अवर न्यायालय द्वारा प्रयुक्त, अवर का मतलब निम्न न्यायालय द्वारा प्रयुक्त विवेकाधिकार में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझता। इसीलिए 10,500 रुपये के प्रत्यावर्तन के आदेश नहीं दिए जा सकते। इस निर्णय के पश्चात अवयस्क के करार की प्रकृति के संबंध में भारत में अनिश्चितता समाप्त हुई तथा इस विषय पर यह विधि स्थापित हुई कि अवयस्क के करार पूर्णतः शून्य होते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।